हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन IAS की PT 365 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 18 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। क्या है ये समझते हैं, न्यूज में क्यों रहा पहले जी जान लीजिए। देखिए ये प्राइज नोबेल प्राइज दिया गया है दो लोगों को। एक का नाम है इमैनुअल शार्पेंटर और दूसरे का नाम है जेनिफर ए डॉडना। अब इन दोनों को क्यों दिया गया है? क्योंकि इन लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया चीज डिस्कवर करी है, उसका नाम है क्रिस्पर कैस9। अभी क्रिस्पर कैस9 क्या है? ये जेनेटिक सीजर है। सीजर मतलब कैंचियां, जेनेटिक कैंचियां हैं। अब इससे क्या मदद मिल सकती है? साइंटिस्ट को मदद मिलती है कट और पेस्ट करने में जेनेटिक सीक्वेंस को। अब आप कहेंगे मैम थोड़ी सी भाषा समझ में नहीं आ रही है। देखिए इससे बहुत सारे फायदे हैं। इससे ये है कि मान लीजिए जो कोई ऐसा है, ये डीएनए का सीक्वेंस चल रहा है, अब इसमें कोई यहाँ पे बैड डीएनए है तो इसको चेंज करना है तो साइंटिस्ट इसकी मदद ले सकते हैं और इससे यहाँ पे इतने हिस्से को काट के यहाँ पे गुड डीएनए डाल सकते हैं। तो इससे बहुत बीमारियां से बचने में मदद मिल सकती है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो अभी बहुत एकदम अलग नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक खुद में बहुत बड़ा है। तो आइए चीजों को समझना शुरू करते हैं। देखिए क्रिस्पर कोई वर्ड नहीं है, क्रिस्पर खुद में एक एब्रीविएशन है और इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म कहता है क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब ये क्या है समझते हैं। देखिए ये कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं बैक्टीरिया के डीएनए में। अब इससे पहले चीजों को समझ लेते हैं। देखिए बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही हमारे शरीर पे हमला करते हैं और हमें बीमार करते हैं, क्लियर है। लेकिन इन दोनों में भी करोड़ों सालों से बनती नहीं है, इन दोनों में भी झगड़ा ही रहता है। ये बैक्टीरिया के पीछे पड़ा रहता है वायरस और इसको मारने के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए बैक्टीरिया ने वायरस से बचने के लिए अपना खुद का एक इंतजाम कर रखा है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे चीजें समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। तो क्रिस्पर क्या है? ये कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए के जिसके अंदर शॉर्ट रेपिटेशंस होती हैं बेस सीक्वेंस की, ठीक है। शॉर्ट रेपिटेशंस होती हैं बेस सीक्वेंस की। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा पैलिंड्रोमिक। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये है डीएनए, ठीक है, ये एक डीएनए है, क्लियर है। तो अब इधर से जो सीक्वेंस चल रहा है मान लो 1 2 1, तो अब इधर से भी क्या है, अब सेम जैसे भी पढ़ोगे इसको 1 2 1 पढ़ो चाहे 1 2 1 पढ़ो, सेम चीज आ रही है ना। तो ये सेम चीज इसके अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बात समझ में आ गई आपको। ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का यहाँ पे इसके अंदर डीएनए होता है और यहाँ पे ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। जब मान लीजिए कैसा कोई बैक्टीरिया वगैरह पे वायरस अटैक कर दे तो ये बचा लेगा उसको, ठीक है, ये बचा लेगा। अब कैसे बचाएगा समझो। यहाँ पे पहले चीजें समझो कि क्रिस्पर कहाँ से निकला। तो हुआ क्या कि रुडोल्फ बैरेनगो, है ना, इनकी स्पेलिंग वगैरह अगर आपको बता दूं, हालांकि लिखी हुई मैगजीन में स्पेलिंग है RODOLPHE, ठीक है, रुडोल्फ और BARRANGOU, बैरेनगो, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर करा था क्रिस्पर को, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म था ये बैक्टीरिया का अगेंस्ट वायरस, मतलब बैक्टीरिया इससे बच सकता था वायरस से। समझ गए इस बात को। अब बात आती है Cas9 की। तो ये Cas9 क्या है? देखो Cas9 मतलब क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है। तो क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन ये क्या है? ये आप कह लो कोई एंजाइम टाइप का समझ लो जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। किस काम को? ये कैंची का काम करता है और ये डीएनए को काट लेता है उस लोकेशन पे जिसे स्पेसिफाई करा जाता है बाय द गाइड आरएनए। अब देखो भाई गाइड आरएनए क्या है। देखो भाई मसला क्या है कि होता क्या है, जैसे मान लो कि जो नाम जैसा क्या है वैसा काम, ठीक है। गाइड आरएनए क्या है इसमें कि यही बताता है, गाइड करता है। तो ऐसा आरएनए जो बताता है कि हाँ देखो यहाँ पे ही काट लो, यहीं पे ही जो है वो यही इतने डीएनए पार्ट है जो हमें अफेक्ट कर सकता है। तो ये क्रिस्पर ही काम करने लगता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, ये काम करने लग गया। अब ये जो बैक्टीरिया के अंदर से निकलेगा और ये उतने हिस्से को काट लेगा वायरस के, तो इससे क्या होगा, कैंची की तरह ही कट गया इतना और ये बच जाएगा। तो ये इससे बड़ा ही फायदा है। अब इन्होंने सोचा, भाई साइंटिस्ट ने सोचा अगर बैक्टीरिया इससे बच सकता है वायरस के अगेंस्ट तो क्यों ना हम भी ऐसा काम करें जिससे ह्यूमंस के अंदर हम कुछ ऐसा चेंज कर दें। तो बड़े लेवल पे सोचा गया था कि ह्यूमंस के अंदर ऐसा चेंज कर दें कि बच्चों के अंदर उनकी ऐसी जीनोम सीक्वेंसिंग कर दें कि जब वो पैदा हो तो उनमें यहाँ पे कुछ बीमारियां ना हो सके। ऐसे जो जीन जो बीमारियां लाते हैं बाद में हो सकती हैं वो बीमारियां ना हो, ऐसी सीक्वेंसिंग कर दें। या कुछ बच्चों
बच्चों के अंदर ऐसा कर दें, किसी को ब्लू आइज चाहिए तो उनको ब्लू आइज मिल गई, उतना उतना जो है जीन काटा और उसमें ब्लू वाला डाल दिया, या बढ़िया हाइट चाहिए ये वो, है ना। तो ये सब चीजें सोचने लगे। हालांकि इसके खुद के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बच्चे अलग तरह के हो जाएंगे, एक अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन अभी ये सब सोचा गया ह्यूमंस के द्वारा, क्यों ना हम ऐसा करें। तो इससे निकल के आती एक बात, क्रिस्पर कैस9। अब ये क्या है, ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का, मतलब जीन को यहाँ पे एडिट कर देते हैं, ठीक है, इसमें चेंज लाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे जेनेटिक्स या मेडिकल रिसर्चर्स यहाँ पे कुछ जीनोम का पार्ट एडिट कर देंगे। कैसे कर देंगे, रिमूव करके, या तो हटा देंगे, या लो इतना पार्ट है हटा दिया, इसके थ्रू काट दिया, या फिर इसमें कुछ ऐड कर दिया, है ना, या फिर कुछ जो सेक्शंस हैं आपके डीएनए सीक्वेंस, उसको कुछ ऑल्टर करा, उसमें कुछ बदलाव लेकर आए, तो ऐसा कर देते हैं। अब कुछ बात जानेंगे डिस्कवरी के बारे में, कैसे पता लगाया, क्या पता लगाया, आइए समझते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे समझना जरूरी है ट्रैक आरएनए को, TRACRRNA, ठीक है। इसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखो हुआ क्या कि जब ये इमैनुअल जी जो हैं, जब ये स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी स्ट्रेप्टोकोकस प्योजीन को, ये स्पेलिंग देख लो यहाँ पे STREPTOCOCCUS, ठीक है। जब इसको ये यहाँ पे इसके बारे में पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, इसके ऊपर जान रही थी, तो ये है क्या, पहले ये समझ लो, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ज्यादातर खतरा होता है, हार्म होता है ह्यूमैनिटी को। तो इसकी स्टडी करते वक्त इन्होंने डिस्कवर करा एक प्रीवियसली नोन मॉलिक्यूल, हमें पहले से पता था, उसका नाम था TRACRRNA, ठीक है। क्या नाम था, ट्रैकर आरएनए, है ना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं। हुआ क्या, जब इन्होंने फर्दर स्टडी करा तो ये बात रिवील करी गई कि जो ये ट्रैकर आरएनए है, ये बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये बैक्टीरिया के, इसी बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और यही बैक्टीरिया को मदद करता है इस वायरल डीएनए को खत्म करने में। अब समझ जाओ, इनका दिमाग तो चल गया, वाह भाई वाह, ये वायरल डीएनए को खत्म कर रहा है बैक्टीरिया इसकी मदद से, क्या बात है। अब यहाँ पे रीप्रोग्राम्ड क्रिस्पर कैस9, अब ये क्या है, देखो इसको रीप्रोग्राम्ड क्रिस्पर कैस9 क्या है, दोनों ही यहाँ पे दोनों ही सक्सेसफुल हो गए इस चीज को समझने में, रिक्रिएट करने में, बैक्टीरिया के जो सीजर्स हैं, और रीप्रोग्रामिंग करा इनको। उसके बाद ये अब यूज करी जाने लगी सीजर के तौर पे, ताकि यहाँ पे हम किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर सकें जहां पे भी हम चाहें। अब बैक्टीरिया क्या कर सकता है, बैक्टीरिया वो जो खतरनाक वाला आया वायरस, उसके डीएनए को काट सकता है ना इसके थ्रू, है ना, अपने इस Cas9 प्रोटीन के थ्रू। तो भैया इन्होंने कहा अच्छा बेटा, अब हम भी इसकी यहाँ पे मदद ले लेंगे डीएनए को काटने में। तो ये बात समझ में आई, तो इन दोनों ने मिलके ये काम कर दिखाया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, तो इमेज से आपको थोड़ी सी जो है चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो क्रिस्पर या कैस जेनेटिक सीजर, या देखो क्या है, ये सिस्टम क्या है, एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड जीन एडिटिंग टूल है, ठीक है। हम अपनी तरह से जीन में एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे होता क्या है, जो गाइड आरएनए है, मतलब गाइड आरएनए मतलब ये यहाँ बता देगा कि देखो भैया, गाइड आरएनए बता देगा कि यहाँ से तुम काटो, ठीक है। अब जो सीजर्स हैं, Cas9 प्रोटीन है, वो ये है। अब वो क्या है यहाँ पे, अब किस तरह से जेनेटिक सीजर काम करती हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक, अब ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डीएनए को आप जानते हो कि इस तरह का होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए में क्या होता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो अब क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये देखो, ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है, ठीक है, मैचिंग जीनोम सीक्वेंस, ये देखो यहाँ से जो आरएनए ने बोला कि ठीक है यहाँ से काटना है, तो यहाँ से भाई काट दिया। सीजर्स यही सीजर का काम कर रहे हैं, यहाँ से काटने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरी बात क्या हुई, डीएनए एडिटिंग हुई। कैसे हुई, यहाँ पे ये जो डीएनए सेक्शन था, जो ये काटा था, ये यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, हट गया, ये है ना, हट गया। अब यहाँ पे जगह आ गई। अब ये जगह जो आई है, इसमें एक सिंगल डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक को डाल दिया गया, जो भी आप चाहते हैं। सपोज करो ये बैड डीएनए इतना हिस्सा था, इसे हटा के यहाँ पे एक अच्छा गुड डीएनए डाल दिया गया। और या मतलब ऐसे समझ लो, चाहे बैड डीएनए कह लो, चाहे आप ये कह लो कि क्या कहते हैं, कुछ एडिटिंग करनी है, हमें कुछ बदलाव लाने हैं कि भैया ऐसी हो, आंखें ऐसी हो, हाइट ऐसी हो, तो उतने हिस्से को काट दिया और उसमें यहाँ पे एक सिंगल दूसरा डीएनए डाल दिया, और इससे क्या हुआ, एक नया डीएनए सेक्शन जो है वो बन के तैयार हो गया। तो इससे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सीक्वेंसिंग है, इससे हम लोग कुछ भी, किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आपको मालूम है, किसी भी बीमारी का, क्योंकि सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही है और सब कुछ सीक्वेंसिंग पे ही डिपेंड करता है ना। तो होता क्या है कि जैसे
कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं हो जाते लोगों में, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि भैया बाल मान लो झड़ रहे थे, अब बाल बाप के झड़ रहे थे, उसके बाप के झड़ रहे थे, बेटे के भी झड़ेंगे, उसके बेटे के भी झड़ेंगे। तो अगर मतलब टकला वाला सीन जो होता है, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके थ्रू इसे भी रोका जा सकता है। या मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत टाइम से चली आ रही है, तो अच्छी चीजों में, पॉजिटिव चीजों में आप उसको यूज कर सकते हैं कि बच्चे में बदलाव ले आए ताकि आगे बीमारी ना हो। लेकिन ये थोड़ा खतरे का भी कारण है। खतरे का कारण इसलिए है कि भई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में चेंजेस ऐसे कर दिए जाएँ जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो ऐसे बदलाव आएँ जो दूसरों से अलग हों और वो सही नहीं है। तो इसकी सोच-विचार की कारण है, लेकिन चलिए अभी फ़िलहाल हमने ये बताया, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाएँगे। अब बात आती है जीनोम एडिटिंग के बारे में। अब देखो जीनोम एडिटिंग क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो साइंटिस्ट को इतनी एबिलिटी देती है कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए में बदलाव ला सकते हैं, डीएनए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल ऐड कर दिया जाएगा, या निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, है ना, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे ये ऐसा कर सकते हैं, समझे, जीनोम के अंदर। अब ये एक 3 स्टेज का कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होगा, अनवाइंडिंग होती है, क्लीविंग होती है और रिवाइंडिंग होती है डीएनए की, है ना, मतलब यहाँ काटा, हटाया, उसके बाद यहाँ दूसरा लगाया, समझे। तो मतलब ये जो जीनोम में चेंज हो गया, जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया था। अब इसमें यहाँ पे जो क्लीविंग है डीएनए की, जो बीच वाला मैंने आपको बताया, यहाँ देख लो भाई, ये जो ये वाला काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एडिटिंग हो रही है ना जीन्स की, कट पेस्ट हो रहा है ना डीएनए का, ये देखो ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। अब कोई दूसरा जीनोम एडिटिंग सिस्टम भी है, एक का नाम है आपका टैलेंस, TALENS, ठीक है, टैलेंस, और दूसरे का नाम है जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ठीक है। ये कुछ दूसरी भी यहाँ पे टेक्निक्स हैं। अच्छा, एक आपके राइट साइड पे एक बॉक्स भी बना होगा, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इस डिस्कवरी की। देखिए क्रिस्पर Cas9 ये ऐसा टूल है जो काफी आसान है हमारे लिए अडेप्ट करना, और जीन को कुछ ही हफ्तों के अंदर एडिट भी कर सकते हैं इस टूल की माध्यम से। इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है डिस्कवरीज में, बेसिक रिसर्च की, प्लांट रिसर्चर्स की, और यहाँ पे ये क्रॉप्स वगैरह को भी डेवलप कर सकती है ना, जिसमें कोई दिक्कतें हैं, पेस्ट लग जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, तो इसमें कुछ चेंज कर दिया। अब देखो ऐसे ऐसे समझा दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ मान लो ये हल्का सा पानी नहीं मिलता है, ये मुरझा जाता है, तो इसमें क्या करोगे आप, इसके जो ये वाला पार्ट है जिसकी वजह से ऐसा होता है वो आप हटा दो, इसके जीन्स में चेंज कर दो, समझे, तो ये ड्रॉट से बचेगा। जीन एडिटिंग यही सब फायदे देती है। अब मेडिसिन की बात बताएं तो क्लिनिकल ट्रायल्स, नए नए कैंसर थेरेपीज का ये अभी चल रहा है लगातार, मदद मिल सकती है कि हो सकता है कि जो है, जैसे लोगों में हो जाता है ना कि भैया बाप को था, बेटे को था, फिर उसके बेटे को हो गया, तो ये बच सकता है इस चीज से। और ये सारे जेनेटिक सीजर्स ये मदद मतलब कर सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये ली भी गई हैं लाइफ साइंसेस को इनटू न्यू, मतलब ये लाइफ साइंसेस को एक नई जगह लेके चली जाएंगी, आप समझो, कई सारे तरीके से, और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देंगी ह्यूमंस को। लेकिन इसके लिए बात ये है कि इनको बहुत ही ज़्यादा सही से जो है यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम में आप में इतना कीड़ा है कि अरे यार ये हटवा के ये करवा दे, ये हटवा के ये करवा दे, तो भाई इनके अंदर तो हमसे ज़्यादा कीड़ा होगा, तो इसलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन के बारे में, जानते हैं क्या रही खबर। देखो इसको अवॉर्ड करा गया हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइस और मिशेल हाउंटन को। किस लिए? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर करा हेपेटाइटिस सी वायरस को। अब यहाँ पे समझते हैं भैया क्या सीन क्या है भाई, पहले से हेपेटाइटिस समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि लिवर का है। साथ में जो हेपेटाइटिस वायरस होता है ना, ये बहुत कॉमन वजह है, इन्हीं की वजह से हेपेटाइटिस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। बट कुछ दूसरे इन्फेक्शन जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे कि अल्कोहल आप पी रहे हो, या कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं, या आप कह लो कि ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये सब भी, इन सब की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो अब कुछ बात इस डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। भाई अवार्ड मिला है तो समझना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो ये कि इन्होंने कहा कि कुछ हेपेटाइटिस सी वायरस भी है, इसका क्लू निकल के आया। हुआ क्या देखो समझो, ये बात कुछ 1970s की है, जब डॉक्टर हार्वी ऑल्टर, इन्होंने एक टीम लीड करी साइंटिस्ट की,
और ये डिस्कवर करा कि ज्यादातर जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस है, मतलब यहाँ पे जब हेपेटाइटिस फैल गया उसके बाद की बात है, तो हुआ क्या कि इसको लिंक नहीं करा जा पाया टाइप ए और टाइप बी वायरस से। तो अब इन दोनों से तो लिंक नहीं करा जा रहा है इसको। तो इस डिस्कवरी से एक हिंट ये आया हमारे सामने कि यहाँ पे कुछ और पैथोजन भी है जो अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है, अभी तक डिस्क्राइब्ड नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि भाई डिस्कवरी में आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ HCV कैसे पता लगा और कैसे नाम दिया हेपेटाइटिस सी वायरस का। तो ये बात कुछ 1980s की है, जब डॉक्टर हांगटन और उनके कलीग्स जो हैं ये ऐसे पहले बन गए जिन्होंने पता लगाया और फॉर्मली इसको नाम दिया हेपेटाइटिस सी वायरस, और ये कहा कि यही इन्फेक्शन फैलाता है। और ये जो काम हुआ इनके द्वारा किया गया, इससे डेवलपमेंट हुआ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का, पता लगाने के लिए कि हाँ ब्लड के अंदर वायरस है क्या, है ना। और डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने पहली दफा देखा कि मतलब पेशेंट्स को, डोनर्स की स्क्रीनिंग करना शुरू करा कि क्या ब्लड के अंदर क्या ऐसा वायरस देखने को मिल रहा है। और तीसरी बात ये हुई कि कंफर्म हो गया कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है यही एक वजह है जो नॉन ए और नॉन बी केसेस होते हैं ना हेपेटाइटिस के। भैया हेपेटाइटिस ए भी नहीं है, हेपेटाइटिस बी भी नहीं है, तो है कौन सा हेपेटाइटिस, तो ये हेपेटाइटिस सी निकला। डॉक्टर राइस ने दिखाया दैट कि जो HCV मतलब हेपेटाइटिस सी है वायरस है, ये यहाँ पे कुड बी आइसोलेटेड इन द लैब एंड इसी वजह से डिजीज होता है एनिमल होस्ट के अंदर, जो अब देखने को मिला डिजीज हुआ है एनिमल होस्ट चिंपैंजी के अंदर, है ना। इनके अलग किया और उससे देखा कि हाँ यहाँ पे चिंपैंजी के अंदर डिजीज फैला भी है। तो ये सारी स्टडीज ने कंफर्म कर दिया कि भैया हेपेटाइटिस सी वायरस जो है यही एक वजह है, जो ऐसा इन्फेक्शनस एजेंट है जिसकी वजह से ये जो नॉन ए और नॉन बी केसेस होते हैं ना हेपेटाइटिस के, वो इसी वजह से होते हैं। और यही एक मॉडल बन गया फ्यूचर स्टडीज के लिए। इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया, मजा आया ही होगा, हम पढ़ा रहे हैं। खैर सॉरी सॉरी मजाक था। चलिए बात करेंगे कुछ बातें हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में, है ना। बड़ी बात कर ली है भैया जी के बारे में, आइए समझते हैं क्या है। देखिए ये एक ब्लड बॉन्ड वायरस है, ठीक है, ब्लड बॉन्ड वायरस है और इसकी वजह से हेपेटाइटिस सी डिजीज हो जाता है जो लिवर को अफेक्ट करता है। समझे ये कैसे होता है, जब यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन हो जाए हेपेटाइटिस सी वायरस कंटामिनेटेड ब्लड का और ब्लड प्रोडक्ट्स का। अब ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसा कोई ब्लड जिसमें हेपेटाइटिस सी है वो डोनेट करा किसी ने, किसी के चढ़ गया, ठीक है, तो इससे हो जाए, या कोई ऐसा ब्लड प्रोडक्ट किसी की वजह से यहाँ पे ये शरीर के अंदर आ जाए, या कंटामिनेटेड इंजेक्शंस हो मेडिकल प्रोसीजर के टाइप पे, कोई ऐसा कोई इंजेक्शन है जो जिसमें ऐसा कुछ हेपेटाइटिस सी वायरस था और ये जो लगा दी गई किसी पेशेंट के अंदर, है ना, या फिर इंजेक्शन ड्रग के यूज से किसी भी वजह से ये हो सकता है। दूसरा सेक्सुअल ट्रांसमिशन बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बस कॉमन ज्यादा नहीं है, लेस कॉमन है। देखिए WHO के हिसाब से यहाँ पे 71 मिलियन जो लोग हैं, मतलब 6 से लेकर 11 मिलियन इसमें से इंडिया के हैं, आप समझ लो अच्छी खासी मात्रा, और जिनको ये क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उससे जूझ रहे हैं। ये मेजर वजह है जिसकी वजह से लिवर कैंसर हो जाता है, और कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए अभी तक। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब कुछ बात करेंगे कुछ दूसरे तरह के हेपेटाइटिस के बारे में। आइए यहाँ पे आ जाइए, स्क्रीन पे दिखा है सब कुछ बना हुआ है। हेपेटाइटिस ए वायरस की पहले बात करते हैं, कैसे ट्रांसमिट होता है। ये प्रेजेंट होता है फेसेस में इन्फेक्टेड पर्सन के। फेसेस जानते हैं ना क्या होता है भैया, वेस्ट मैटर, खाना खाने के बाद पच के जो निकलता है वो इन्फेक्टेड पर्सन के इसमें प्रेजेंट होगा। ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने पोटी वोटी करी तो इसमें ये होगा। और ये सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होता है अगर आप कोई कंटेमिनेटेड पानी या खाना ऐसा खा लो जिसके अंदर ये मिला हो। कुछ ऐसी सेक्स प्रैक्टिसेस भी हैं जिसकी वजह से भी ये फैल सकता है। वैक्सीन है, जी हाँ बिल्कुल है। फिर हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करें, ये क्या है देखो, बरूच ब्लमबर्ग वन द नोबेल प्राइज। इन्होंने क्या भैया, बरूच ब्लमबर्ग ने नोबेल प्राइज पाया था फिजियोलॉजी में या मेडिसिन के अंदर 1976 में इस हेपेटाइटिस बी की डिस्कवरी के लिए। अब कैसे ये फैलता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, अगर आप किसी इन्फेक्टेड ब्लड के उसमें आ गए हो, सीमेन में आ गए हो, है ना, एक्सपोज मतलब वहाँ उसके कांटेक्ट में आए हो, या कोई दूसरे ब्लडी फ्लूइड्स आपके अंदर चले गए हैं, इससे ट्रांसमिट हो जाएगा।
इन्फेक्टेड मदर्स भी अपने बच्चों को दे सकती हैं, इन्फेंट्स को दे सकती हैं बर्थ के टाइम पे, या कोई भी फैमिली मेंबर इन्फेंट को दे सकता है अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे, तो बड़ी तेज फैलता है। थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ HBV मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स अगर आपको चढ़ा दिए गए हैं तो भी ऐसा हो जाएगा, या इंजेक्शंस मेडिकल प्रोसीजर के टाइम पे, या इंजेक्शन ड्रग यूज के टाइम पे। क्या वैक्सीन अवेलेबल है? जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। बात आती है हेपेटाइटिस डी वायरस के बारे में। ये इन्फेक्शन जो होते हैं वो सिर्फ उन्हीं में होते हैं जो इन्फेक्टेड हो हेपेटाइटिस बी वायरस से, तभी यहाँ पे ये आएगा, इससे होंगे तो ये आएगा। और हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन है इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है इस हेपेटाइटिस डी वायरस के इन्फेक्शन से भी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है हेपेटाइटिस ई वायरस। तो ये कैसा है? या आपने ऐसा कोई कंटामिनेटेड पानी पी लिया या खाना खा लिया जिसमें ये सब था, तो इससे आपको आ जाएगा। वैक्सीन अवेलेबल है? जी हाँ बिल्कुल, बस सी की नहीं है, बाकी सबकी अवेलेबल है ना। अब ऐसा ना हो कि EFGHIJKLMNOP भैया कितने ही बनाते हैं, ये वायरस तो बड़ा मुसीबत बन गए हैं जिंदगी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के बारे में और जानते हैं कि खबरों में क्यों टहल रहा है। ये देखिए, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया रॉजर पेनरोज को। अब भाई उसके साथ इनको भी दिया गया है, रेनहर्ड जेंजिल, ठीक है, रेनहर्ड जेंजिल को दिया गया और साथ में एंड्रिया गेस को दिया गया। तो इन 3 लोगों को मिला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। क्यों दिया गया है? क्योंकि ब्लैक होल की फर्दर अंडरस्टैंडिंग इन्होंने करवाई, जो मोस्ट एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट है इस पूरे यूनिवर्स का। एनिग्मेटिक का मतलब होता है डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड, है ना, जो समझना बड़ा मुश्किल है। अब थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। देखिए, ब्लैक होल का जो ये फॉर्मेशन है ये प्रेडिक्शन था, है ना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर हम देखें उससे, लेकिन ये बात कुछ जनवरी 1965 की है, जब रॉजर पेनरोज ने इस बात को प्रूव करा कि ब्लैक होल होते हैं और ये बन सकते हैं, और इनको प्रॉपर डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब भी करा। ये कहा कि ब्लैक होल हाइड अ सिंगुलैरिटी इन विच ऑल द नोन लॉज ऑफ नेचर सीज। तो अब सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिंगुलैरिटी आप कह लो कि ऐसी लोकेशन है स्पेस टाइम में जहां पे डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की ये प्रिडिक्ट करी जाती है कि इनफाइनाइट हो जाती है, ये है ना। जनरल रिलेटिविटी आप समझ ही नहीं पाओगे इसको, है ना, ये और चीजें समझ ही नहीं पाओगे, बिल्कुल अलग ही चीज हो जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि जितने अभी तक लॉज ऑफ नेचर है हमारे पास, ये सब यहाँ आके खत्म हो जाते हैं। पेनरोज ने किसका यूज करा? रॉजर पेनरोज ने यूज करा इंजीनियस मैथमेटिकल मेथड्स का अपने प्रूफ में कि ब्लैक होल जो है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। मतलब इन्होंने अपना दिमाग लगाया और बहुत ही चालाकी से अच्छे से अपने मैथमेटिकल मेथड का यूज करा और ये बात प्रूव करा कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसका। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी? तो भाई हमारे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे 1915 में इसे प्रपोज किया था। नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो एसेंशियली ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, जिसका बेसिक आइडिया ये है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एन इनविजिबल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टू अनदर, ग्रेविटी इज अ कर्विंग और वार्पिंग ऑफ स्पेस। द मोर मैसिव एन ऑब्जेक्ट द मोर इट वार्प्स द स्पेस अराउंड इट। अब यहाँ पे समझिए कहने का क्या मतलब है। इन्होंने ये बताया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग इनविजिबल फोर्स होने के बजाय जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ग्रेविटी जो है ये कर्विंग है। कर्विंग मतलब जो ये स्पेस में कर्व है ना, मतलब अगर हम वार्पिंग ऑफ स्पेस की बात करें, जो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये कर्व स्पेस की बात हो रही है। इससे क्या होता है कि फ्लो ऑफ टाइम धीमा हो जाता है और ये ड्रैग करता है स्पेस को इनटू टॉर्नेडो लाइक मोशंस। समझे? अभी आप ऐसे समझोगे इस चीज को कि इनका कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे ये कर्व करेगा अपने आसपास के स्पेस को। अब यही एक वजह है कि सन इतना बड़ा है, ठीक है, और
इतना मैसिव है, इतना बड़ा है कि ये यहाँ पे स्पेस को, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके आसपास देखो इस तरह से प्लैनेट घूम रहे होते हैं ना, इसने कर्व कर रखा है चीजों को, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझ लो कि काफी हैवी बॉल है, वो एक जगह पे रखी है रबर शीट के ऊपर, और इससे क्या है, एज अ रिजल्ट अर्थ और दूसरे प्लैनेट जो है वो उसके कर्व्ड पाथ हो गया है ना, उसके आसपास टहल रहे हैं। इनका कहने का ये मतलब है ग्रेविटी ये होती है। और ये वार्पिंग जो है ये मेजरमेंट ऑफ टाइम को भी इफेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम टाइम की बात करें तो भैया यहाँ पे ये चल रहा है, बट अगर ग्रेविटी इसको खींचेगी, या वार्प स्पेस की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है टाइम धीमा हो जाए, है ना। तो ये एक चीज होती है। कंफर्मेशन कैसे हुई इस बात की, ये समझते हैं यहाँ पे। कंफर्मेशन में क्या हुआ कि फर्स्ट मेजर टेस्ट हुआ जनरल रिलेटिविटी का। कैसे टेस्ट हुआ, हुआ क्या कि एस्ट्रोनॉमर्स 1919 की बात है, इन्होंने मेजर करा लाइट का डिफ्लेक्शन फ्रॉम डिस्टेंस स्टार, दूर के स्टार से एक लाइट कैसे कितना डिफ्लेक्ट करती है, ये यहाँ पे मेजर करा एज द स्टार लाइट पास्ड बाय आवर सन। ठीक है, स्टार लाइट आप जानते हैं कौन दे रहा है, हमारा सन दे रहा है ना। तो इन्होंने मेजर करा दूर से कि कितना लाइट जो आ रही है तो कितना डिफ्लेक्ट हो रही है वो। और ये बात प्रूफ हो गई कि ग्रेविटी जो है इनफैक्ट यही कर्व करती है स्पेस को। ठीक है, स्पेस को मतलब ये जो स्पेस वाला स्पेस है, ठीक है, ब्लैंक वाला स्पेस नहीं, ठीक है, यही डिस्टॉर्शन बनाती है। ग्रेविटी की वजह से ही यहाँ पे जो एकदम सीधा सीधा चीजें नहीं आती है, कुछ ना कुछ कर्व होता है। अब ये बात 2016 की है, 2016 की है, जब जो डिस्कवरी है ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी, जैसे हम लोग सबटिल रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। अभी समझो ग्रेविटेशनल वेव्स की जो डिस्कवरी थी, ये इसने फिर से कंफर्म कर दिया कि हाँ, जनरल रिलेटिविटी आइंस्टाइन की बिल्कुल सही है। और ग्रेविटेशनल वेव्स को कैसे कौन प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करा जाता है बाय कैटाक्लाइस्मिक इवेंट्स। जैसे कि मान लो कोलिडिंग हो गया ब्लैक होल्स का, है ना, मतलब एक्सीडेंटली हिट हो गए, लड़ गए, ठीक है, या सुपरनोवा मतलब बड़ा सा स्टार जो है कोई वो फट गया, है ना, एट द एंड ऑफ देयर लाइफ टाइम, या कोलाइडिंग हो गया न्यूट्रॉन स्टार का, ये सब फटे फटाए। तो इससे यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये लाइट की स्पीड से चलती हैं, है ना, स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग एनीथिंग इन द पाथ, जो भी इनके रास्ते में आता जाता है उसको दबा देंगी या उसको और खींच देंगी, ये इतनी ताकत इनके अंदर होती है। तो ये कुछ हमने बहुत ही बढ़िया एकदम बात करी। चलिए, रिलेटिविटी समझ गए आप। तो इन्होंने ये बात कही, पेनरोज ने यही हम मैथमेटिकल मेथड का यूज करा और कहा कि ब्लैक होल जो है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। फिर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि भाई डिस्कवरी में आगे चीज से देखते हैं। तो भाई यहाँ क्या हुआ कि सुपर मैसिव ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई, नाम था सैगिटेरियस ए, ठीक है, ऐसा हैश ऐसा साइन बना है। ये कहाँ पे मिला, ये सेंटर में, हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है ना उसके सेंटर में मिला। और ये हुआ कि जितने भी स्टार्स हैं हमारे इस मिल्की वे के अंदर, ये सेंटर जो है इसका ऑर्बिट करते हैं, स्टार भी यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं सैगिटेरियस ए के, और सन भी ऑर्बिट करता है इस सैगिटेरियस ए को इन मोर देन 200 मिलियन ईयर्स। तो ये समझ जाओ। अब नियरली 3 डिकेड्स मतलब समझ लो कि 30 सालों तक जो टीम है जिसे लीड कर रहे थे जेंजल और साथ में घेज, इन्होंने ऑब्जर्व करा कुछ 30 स्टार्स को। इन्होंने यहाँ पे इन 30 सालों में 30 स्टार को समझ लीजिए ऑब्जर्व करा। उन्होंने ये देखने को मिला कि स्टार भी जो है वो भी मूव कर रहे हैं परफेक्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जैसे कि अगर मान लो जैसे ऑब्जेक्ट अबाउट विच दे वर ऑर्बिटिंग, मतलब ऐसा है कि भाई किसी के आसपास ये ऐसे घूम रहे हैं, जो सैगिटेरियस ए निकला, और ये कंसंट्रेटेड मास है एंड ये डिफ्यूज नहीं है, ना ही कोई स्कैटर, कोई ऐसा नहीं एक जगह पे कोई चीज है ऐसी जिसके किनारे किनारे ये स्टार्स भी घूम रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिला। अब given its calculated mass of about 4 million solar masses and its invisibility, this could only be supermassive black hole they deduced। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे कि इन्होंने देखा भाई देखो मास सिर्फ कैलकुलेट कर पाए, ये देखने को लगा कि इसका मास करीब 4 मिलियन सोलर मासेस है, बहुत मैसिव हो गया, और दिखने में दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है। तो इससे उन्होंने कहा इतना जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, इन्होंने इस बात का ये पता लगाया।
अब ब्लैक होल क्या होते हैं, ये हमारे लिए जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुझे ये इंटरेस्टिंग बड़ा लगता है, कुछ भी कहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा मजा आता है। कुछ ना समझ में आया मुझे तो मैं गूगल करके उसको देखती हूँ। अब यही है, कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होती है, कुछ चीजें बोरिंग होती है। खैर, अब बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। देखिए, ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है स्पेस के अंदर जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो ग्रेविटी लाइट को भी अंदर अपने खींच सकती है, और लाइट उससे बाहर नहीं निकल सकती। समझे, लाइट से ज्यादा ग्रेविटी हो गई, मतलब ग्रेविटी अगर उसके अंदर लाइट जा रही है तो खींचे ले रही है, तभी तो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं ना, और लाइट वापस आ ही नहीं सकती वहां से। ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज मैटर हैज बीन स्क्वीज्ड इनटू अ टाइनी स्पेस। अब यहाँ पे इतनी जरा सी जगह में मैटर इतना ज्यादा दबा दिया गया है कि इस वजह से इतनी ज्यादा इसके अंदर ग्रेविटी हो गई है। और ये कब होता है, ये तब हो सकता है जब एक बड़ा सा स्टार इज डाइंग, मतलब अ बिग स्टार इज डाइंग। अगर हमारे सन की बात करें तो ये ब्लैक होल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये उतना बड़ा नहीं है कि ब्लैक होल बन जाए। अगर सन से भी बहुत बड़ा, कुछ बहुत बड़ा है और ऐसा स्टार जो है वो मर गया हो, मतलब अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका हो, पटपटा गया हो, तो ये बन जाता है ब्लैक होल। और क्यों? क्योंकि कोई भी लाइट जो है इससे बाहर नहीं आ सकती, ये इनविजिबल है। और सेंटर में ब्लैक होल के ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, ये मास होता है जिसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ ये अंदर खींच लेता है, इवन लाइट को भी अंदर खींच लेता है। ये बात कुछ 2019 की है, जब साइंटिस्ट को ये पहली बार ऑप्टिकल इमेज मिली थी ब्लैक होल की थ्रू इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, है ना, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के थ्रू इन्होंने कुछ ऑप्टिकल इमेज ली थी इस ब्लैक होल की। अब इसने जो कैप्चर किया था वो कैप्चर इलाका था ब्लैक होल के बाहर के जस्ट हिस्से का, है ना। और वो भी हमारे अर्थ से पता है कितना दूर था, हमारे अर्थ से वो 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर था, बहुत दूर था। और ये एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी नेम मेसर 87 वहां पे था। अब इमेज ये दिखाती है कि जो फोटोन है ना, फोटोन जो लाइट क्वांटम होते हैं ना, लाइट के छोटे वाले पार्टिकल्स, ये जो आपके जो मतलब एटम मॉलिक्यूल्स के सेंस में ले रहे जो फोटोन है, ये ऑर्बिट कर सकते हैं ब्लैक होल के आसपास, ठीक है। और ये फोटोन उसके अंदर ब्लैक होल के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ ब्लैक होल के आसपास ऑर्बिट करेंगे। इसी को बोलते हैं लास्ट फोटोन रिंग। समझे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? ये फोटोन अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ ऑर्बिट कर रहे हैं ब्लैक होल को। क्या बोल रहे हैं इसको? लास्ट फोटोन रिंग। अब बात आती है भाई सैजिटेरियस ए के बारे में, जो स्टार वाला है, ये क्या है? ये सेकंड ब्लैक होल है जिसकी फोटोग्राफ जो है वो इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने खींची थी। अब साइज के बेसिस पे कितना बड़ा है ब्लैक होल, तो इस बेसिस पे यहाँ पे इन ब्लैक होल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। एक होते हैं छोटे, एक होते हैं स्टेलर, एक होते हैं सुपर मैसिव। समझते हैं ये टाइनी ब्लैक होल्स हैं वो क्या है? ये एक एटम के बराबर भी हो सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, बट इनका मास जो है ना एक बड़े माउंटेन के बराबर होगा, ये आप समझ लो। एटम के बराबर होंगे और बहुत छोटे होंगे, बट इनका मास एक लार्ज माउंटेन के बराबर होगा। और ये तब बने थे जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। फिर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। ये मास इनका 20 टाइम ज्यादा हो सकता है एक सन के मास से, मतलब जितना सन का मास होगा उससे 20 गुना ज्यादा होगा ये। और ये मान सकते हैं कि तब बने होंगे जब सेंटर किसी बड़े स्टार का ये यहाँ पे कोलैप्स हो गया होगा। और जब ये होता है, ठीक है, जब ये होता है तो ये सुपरनोवा कॉज करता है। मतलब सुपरनोवा क्या है? एक एक्सप्लोडिंग स्टार, एक फटा हुआ स्टार है जो ब्लास्ट कर जाता है। दैट ब्लास्ट पार्ट ऑफ स्टार इनटू स्पेस। और ये क्या करता है? ये कुछ पार्ट ऑफ स्टार को स्पेस में ब्लास्ट कर देता है फट से। उसके बाद बात आती है सुपर मैसिव की। तो ये क्या है? ये देखिए जो ब्लैक होल्स होते हैं ये 1 मिलियन गुना ज्यादा इनका मास है सन से। सन से आप समझ लो, एक बार मतलब सन से ही नहीं कह सकते हो, ये कह सकते हो कि मास मोर देन 1 मिलियन सन्स टुगेदर। मतलब ऐसे ही समझ लो कि 1 मिलियन सन्स, जितने सन होंगे, जितने 1 मिलियन सूरज हैं, उन सबसे भी ज्यादा इसका मास होगा। और हर एक लार्ज गैलेक्सी के पास एक सुपर मैसिव ब्लैक होल उसके सेंटर में जरूर होता है। और वी मेड एट सेम टाइम एज गैलेक्सी दे आर इन। और उसी समय ये बनते हैं, जब जिस गैलेक्सी में होते हैं वहीं पे ये उसी टाइम पे ही बनते हैं जब गैलेक्सी बन रही होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब थोड़ा सा जानते हैं कि बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं ब्लैक होल के अंदर। तो पहला जिसका मैं बार बार बोल रही हूँ नाम, सिंगुलैरिटी। ये क्या है? ये 1 डायमेंशनल पॉइंट है जो कि सेंटर में होगा ब्लैक होल के, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा ह्यूज मास होता है,
इन एन इनफाइनाइटली स्मॉल स्पेस। और यहाँ पे डेंसिटी हो चाहे ग्रेविटी हो, ये इनफाइनाइट हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, इसकी कोई सीमा रह नहीं जाती, इनफाइनाइट हो जाती है, इसका कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। और स्पेस टाइम कर्व्स इनफाइनाइटली, स्पेस टाइम का जो ये है कर्व करता है इनफाइनाइटली करता है, तो मतलब ये छोटे छोटे टाइनी वॉल्यूम होते हैं विद वेरी बिग डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी, और इसलिए यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं सकते हो आप, इतना सब कुछ इनफाइनाइट है, कुछ कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, तभी तो सब ले लेते हैं इसके अंदर। तो ये सिंगुलैरिटी इसका पहला पार्ट होता है। दूसरा होता है इसके अंदर इवेंट हॉरिजॉन। ये ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से कोई नहीं लौटेगा, ठीक है। ये ब्लैक होल के जो है आसपास का एरिया है, और ये फिजिकल सरफेस नहीं, इसको छू नहीं सकते, बट एक स्फीयर है सराउंडिंग द ब्लैक होल, ब्लैक होल को इसने सराउंड कर रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है ये इक्वल हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट के। अब देखिए कोई भी चीज ऐसी अगर है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, तो फिर लाइट वहां से नहीं लौटेगी ना यार, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाती है एस्केप वेलोसिटी, कि आप कैसे जाओगे, यहाँ पे बराबर हो गया सब कुछ। तीसरा इसके अंदर होता है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। अब ये क्या है, देखिए ये इवेंट हॉरिजॉन का रेडियस है, जो ऊपर वाला मैंने बताया ना इवेंट हॉरिजॉन, ये उसका रेडियस है, ये रेडियस है एट विच एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू लाइट ऑफ स्पीड। तो मतलब ये ऐसा रेडियस है भैया जहां से जो एस्केप वेलोसिटी है वही उसी जगह पे बनती है लाइट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड की लाइट के बराबर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। अब उसके बाद आता है अर्गोस्फेयर, ERGOSPHERE, ये भी इसका पार्ट है। इसमें क्या होता है कि ब्लैक होल मान लीजिए कि रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पिन करेगा, भैया हमारे यहाँ पे तो ये हमारा अर्थ स्पिन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो स्पिन करेगा ये, और जैसे स्पिन करेगा तो इसका जो मास है, इसका जो मास है ये यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा कि स्पेस टाइम जो है इस ब्लैक होल के आसपास, भैया ये यहाँ पे ये भी यहाँ पे रोटेट करने लगेगा इसके मास की वजह से, ठीक है। इस मास कॉजेज द स्पेस टाइम अराउंड द ब्लैक होल टू रोटेट एज वेल, और इसी रीजन को बोलते हैं अर्गोस्फेयर, समझे। फिर आखिरी में होता है इसका पार्ट एक्रीशन डिस्क। अब ये क्या है, ये डिस्क है ना, ये ऐसे समझ लो, ये ऐसी डिस्क है जिसमें आपका स्टेलर मटेरियल है, और यही यहाँ पे ये स्पाइरल कर रहा है टुवर्ड्स द जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है उसी के पास में, समझे, रिंग के जैसी मामला हो जाएगा ये। चलो भाई यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ ब्लैक होल्स के बारे में। तो क्या है भाई डिटेक्शन ऑफ ब्लैक होल्स, थोड़ा ये समझते हैं। 1 सेकेंड, ओके। डिटेक्शन ऑफ ब्लैक होल्स, देखो ये आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये अपने खुद में ऐसे ब्लैक होल लाइट ना एमिट करते हैं ना ही रेडिएट करते हैं, तो समझोगे कैसे, कैसे पता लगाओगे कि ये ब्लैक होल है, या कोई ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये छोड़ते हैं जिससे आप कर लोगे हाँ इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो हमने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, इसके माध्यम से हम पता लगा रहे, खासकर अभी तक तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ तरीका नहीं है। बट जो ब्लैक होल है उसके जो बाहर का एरिया है, जस्ट बाहर का एरिया है, जिसे हम लोग इवेंट हॉरिजॉन मैंने आपको पीछे बताया था ना, तो ये जो एरिया है इसमें बहुत सारे अमाउंट में गैस है, उसके साथ इसमें क्लाउड्स हैं, इसमें प्लाज्मा स्वेलिंग, मतलब बहुत तेज से स्वेल कर रहा है, यहाँ पे प्लाज्मा है ना, आपने जाना भाई प्लाज्मा तो बहुत भारी मात्रा में है ना स्पेस के अंदर, और ये हर तरह के रेडिएशन भी एमिट करता है, चाहे इसमें विजिबल लाइट ही क्यों ना हो, दिख सकती है लाइट, तो इससे पता लगा सकते हो कि इसके आसपास भैया ब्लैक होल है। इसलिए कहीं अगर ब्लैक होल की प्रेजेंस का पता लगाना है तो आप पहले देखो कि इसका इफेक्ट क्या है मैटर पे उसके आसपास के इलाके में, ठीक है, क्या है उससे पता लगा सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक होल है। ये चीजें खतरनाक है तो समझ लो कि अंदर ब्लैक होल है, समझे। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। तो देखो अगर हमने डिटेक्ट कर लिया कि ब्लैक होल है तो इससे क्या होगा ना कि हम अभी एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो यूनिवर्स को लेके हैं उसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम और सही से समझ सकते हैं ब्लैक होल्स के बारे में और हमारे यूनिवर्स के बारे में भी। इससे हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम और अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब हमें जो ग्लोबली हमें सैटेलाइट वगैरह की पोजीशनिंग करते हैं ना उसके लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी अच्छा है।
हम बहुत एक्यूरेट तरीके से, है ना, मोर देन फ्यू मीटर्स, इतने एक्यूरेट तरीके से हम इसको सेटल कर सकते हैं सैटेलाइट को। अभी जो हमें प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब हो जाता है। बढ़ा जाए आगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानकारी ले ली जाए। इसके अंदर एक ही टॉपिक है, टॉपिक कहता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के बारे में। बात यह है कि ये हर साल दिया जाता है जो बहुत बढ़िया काम करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और डिसिप्लिन्स जो इसके अंदर कवर होती हैं, कौन कौन सी फील्ड, आपकी बायोलॉजिकल साइंस हो गई, केमिकल साइंस हो गई, अर्थ हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ओशन हो गया, या प्लानिटरी साइंस हो गई, इंजीनियरिंग साइंस हो गई, मैथमेटिकल साइंस हो गई, मेडिकल साइंस हो गई, फिजिकल साइंस हो गई। इन सब में अगर आपने बढ़िया काम किया है तो आपको ये जो है प्राइज दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम आप ले लेंगे क्या? नहीं। अब देखो भाई, कोई भी जो भारत का नागरिक है उसकी उम्र 45 साल तक है, वो ले लेगा, उसे मिल सकता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, याद रखिएगा। अवार्ड को किसके नाम पे नाम दिया गया? ये फाउंडर थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, इनका नाम था शांति स्वरूप भटनागर। इनके नाम पे अवार्ड को नाम दिया गया। और इसी के साथ हमारा ये 18वां पार्ट भी होता है कंप्लीट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। फेसबुक पे इन वीडियोस को देखने के लिए सिर्फ IAS पेज को लाइक करें, और बाकी सब जगह फॉलो करने के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके कई सारी पर्क्स का एंजॉयमेंट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है। टेक केयर।